नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए दस्तक लास्ट पार्ट लेकर आया हूँ। अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर सुन लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह जब मैं नींद से जागा और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा तो देखा नाश्ता सामने तैयार होकर रखा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि मैंने तो बनाया ही नहीं था। फिलहाल मुझे देर हो रही थी, लिहाजा मैंने नाश्ता पैक किया और ऑफिस जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ तेज कदम से निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद बस आई और मैं ऑफिस चला गया। उस दिन सुबह से लेकर शाम तक मैंने किसी से ज़्यादा बात नहीं की। शाम को काम खत्म होने के बाद मैं वापस घर आया। आज भी खाना बनाने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए होटल से डिनर पैक करवा लिया। कमरे पर पहुंचकर मैंने डिनर किया और सोने की तैयारी करने लगा। मैं बेड पर लेट तो गया, मगर दिमाग में पिछली रात वाली और फिर सुबह नाश्ते वाली घटना ही तूफान मचाई हुई थी। उसके अलावा आज मैं खुद ही किसी के आने का इंतजार कर रहा था, मगर काफी देर इंतजार करने के बाद भी दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई। ऐसे ही इंतजार करते करते मुझे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। जब सुबह मैं जागा तो देखा आज फिर नाश्ता बनकर तैयार था। मैं जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हुआ और नाश्ता किया, कमरे पर ताला डाला और ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में मेरा ध्यान इसी बात पर लगा था कि मेरा नाश्ता कौन बना रहा है 2 दिन से। फिर मैंने अंदाजा लगाया कि ऐसा तो नहीं वही लड़की मेरा नाश्ता बना रही है। फिर मैंने अपने दिमाग को बहलाया कि कोई आत्मा कैसे भोजन पका सकती है, मगर मेरा दिमाग इतनी आसानी से बहलने वाला ना था। वो तो इस बात की सच्चाई चाहता था जो फिलहाल उसके पास नहीं थी, और कोई दूसरा भी ऐसा नहीं था जो उसका हल बता सके। लिहाजा उसे बीच भंवर में गोते लगाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ना मिला। अगली 3 रात को ना तो दरवाजे पर किसी की आहट हुई और ना ही कोई आया। धीरे धीरे मेरे दिमाग से भी सारी घटना धूमिल पड़ने लगी। मैं सारी बात बिल्कुल ही भुला देता अगर चौथी रात को दरवाजे पर फिर किसी की आहट ना हुई होती। मैं समझ गया, हो ना हो वही लड़की होगी। इस बार मैंने बिना डरे सहमे तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, सामने वही लड़की थी। लेकिन पिछले दिनों की तरह आज वो कहीं नहीं गई, बल्कि वहीं बैठी रही और कमरे के फर्श को एकटक निहारती रही। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मैंने उससे इस बारे में पूछना चाहा, मगर फिर न जाने क्या सोचकर नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, पिछले 3 दिन तुम कहाँ थी? मुझे उस दिन के बाद लगा कि तुम अगले दिन भी आओगी, मगर तुम नहीं आई। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी मुस्कुराई। उसने ऐसा क्यों किया ये तो वही जानती थी। उसने मुझसे कहा, मैं तो यहीं थी इसी कमरे में, कभी अंदर कभी बाहर। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए सामने नहीं आती थी। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उससे शिकायत भरे लहजे में कहा, ये तो गलत बात है, किसी के कमरे में उसकी आज्ञा बिना प्रवेश करना या गुप्त रूप से रहना। वो मेरी तरफ देखी और फिर बोली, तुम्हारा कमरा? शायद तुम भूल रहे हो, तुमसे पहले ये मेरा कमरा था और आज भी है। मैं तो इसे छोड़कर कभी गई ही नहीं। ये बात और है कि मैंने किसी को कभी यहाँ रहने से मना भी नहीं किया। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा पूछा, फिर आज अचानक साक्षात दर्शन देने के पीछे क्या राज्य है? उसने जवाब दिया, आज मैं तुम्हें कल होने वाली घटना से सावधान करने आई हूँ।
मैंने उसके इस उपकार के लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद हम दोनों साथ बैठकर आने वाली कल की योजना बनाया। योजना बनाने के बाद भी हम दोनों काफी देर तक बात करते रहे। बहुत देर तक तमाम तरह की बात करने के बाद मैंने उससे कहा कि अब मुझे सो जाना चाहिए, वरना सुबह देर हो जाएगी। उसने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई। मैं उसको गुड नाइट बोलने ही वाला था कि वो वहाँ से अदृश्य हो गई। मेरा मन न जाने क्यों कुछ उदास हो गया। फिर मुझे ध्यान आया कि वो यहीं कहीं होगी, बस मुझे नजर नहीं आ रही। एक बार जोर से कहा गुड नाइट। दूसरी तरफ से एक अनजान आवाज सुनाई पड़ी, गुड नाइट स्वीट ड्रीम। मैं समझ गया कि वो वहीं थी, बस मुझे नजर नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और बेड पर आकर लेट गया और थोड़ी देर में सो गया। अगली शाम ऑफिस से लौटने के बाद मैंने भोजन इत्यादि समाप्त किया और फिर अपनी योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया। रात के लगभग 11 बजे वो लड़की भी आ गई। फिर योजना के अनुसार मैं घर पर नहीं सोया, बल्कि घर से कुछ दूर पर जाकर छुप गया। मेरी जगह वो जाकर बेड पर सो गई। मैं ऐसी जगह छुपा था जहां से आने जाने वाले रास्ते पर मेरी पूरी नजर रहे, जिससे कि किसी भी आने वाले शख्स को देख सकूं। करीब 12:30 बजे अचानक ही फिजा में एक अजीब सा और भयंकर हंसी गूंजी। इतनी भयंकर थी कि मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस हंसी के बाद अचानक ही कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी, जो कि इस बात का साफ संकेत था कि कुछ बुरा होने वाला था। कुछ जानवर नेगेटिव ऊर्जा को बहुत जल्दी ही भाप लेते हैं, जिनमें से कुत्ते भी हैं। शायद उन्हें किसी बुरी चीज की आहट मिल चुकी थी और वो करुण आवाज में सबको बताने की कोशिश कर रहे थे। मेरी नजर एकटक मेरे कमरे के दरवाजे पर लगी थी। आगे जो होने वाला था उसका मुझे कोई अंदाजा ना था। आज मैं किसी ऐसे व्यक्ति का रास्ता देख रहा था जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था और ना ही उसकी शक्तियाँ और उसकी कमजोरी का ही अंदाजा था। वो जिंदा भी नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी, जैसे कि उस लड़की ने मुझे बताया था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक ही फिर एक बार तेज आहट हुई। इस बार ये आवाज मेरे बहुत ही नजदीक से आई थी। इस बार मेरी हालत बहुत ही बुरी हो गई। मैं सोचने लगा कि बिना वजह ही ये झमेला मोल लिया। इससे तो यही अच्छा था कि मैं ये मकान ही छोड़कर भाग गया होता। कम से कम ये वक्त तो नहीं देखना पड़ता। फिर ख्याल आया कि यदि मैं नहीं तो कोई और शिकार बनता ही, तो फिर अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अगर मेरी मौत आज ही होनी है तो इसे कोई नहीं टाल सकता, और अगर नहीं तो कोई मुझे नहीं मार सकेगा। मैं युद्ध में तो कूद पड़ा था, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता था। हालांकि मेरे पास कोई ऐसा हथियार नहीं जो इस युद्ध में काम आए, सिवा मेरी अच्छाइयों के और भगवान के नाम के। थोड़ी देर बाद ही वो आत्मा मेरे घर के सामने दरवाजे पर खड़ा दिखा। चांद की रोशनी में मैं उसे साफ देख सकता था। उसका बहुत ही भयानक और विकराल रूप था। कमरे के अंदर से उठती रोशनी देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। शायद उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि उसका शिकार कमरे के अंदर है। वो उसी तरह खुश दिख रहा था जैसे मेमने को देखकर शिकारी शेर खुश होता है, या फिर उससे भी ज्यादा। वो दरवाजे को धीरे से खटखटाया। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दोबारा दरवाजे पर जोर से लात मारा। दरवाजे पर आहट पाकर वो लड़की दरवाजा खोली। उस लड़की को सामने दरवाजे पर देखकर वो भयानक आदमी एकदम से भौचुक रह गया। उस लड़की को देखते ही उसके चेहरे का रंग पल पल बदलने लगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल होते जा रहा था। ये सब देखकर मैं अलग ही आश्चर्य में था। मुझे लग रहा था कि आने वाली आत्मा अचानक ही प्रकट हो जाएगी और कमरे के अंदर प्रवेश कर जाएगी। मुझे लग रहा था कि वो हवा में इधर उधर उड़ता रहेगा, जैसे कि मैंने फिल्मों में देखा था। मगर सामने जो हो रहा था वो सब बिल्कुल विपरीत था। ये आत्मा तो एक साधारण मनुष्य की भांति अपने कदमों पर चलकर आया था और कमरे में जाने की आज्ञा भी मांग रहा था। हाँ, एक चीज थी
जो सामान्य व्यक्ति से भिन्न थी, और वो थी उसकी भयानक आवाज और साथ ही साथ उसका विकराल रंग रूप। मैंने देखा कि वो आत्मा उस लड़की से कुछ कह रहा है। मैंने अपना पूरा ध्यान उनके बीच हो रही वार्तालाप पर टिका दी। वो आत्मा उस लड़की से कह रहा था, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही मार दिया था, तो तुम फिर जिंदा कैसे हो सकती हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। कहाँ है मेरा शिकार? आज मैं उसकी बलि देकर अपने आराध्या को प्रसन्न करूंगी। उस आत्मा की बात से ये साफ हो चुका था कि वो उस लड़की को पहचान चुका था। उसकी बात सुनकर भी लड़की के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि और हिम्मत से बोली, मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगी। मेरे रहते तू अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। इतना कहकर वो लड़की उसके सामने तनकर खड़ी हो गई। उस आत्मा ने उस लड़की को जोर से झटका मारकर दरवाजे से हटाना चाहा, मगर वो कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद उन दोनों में मारा मारी शुरू हो गई। वो आत्मा तंत्र विद्या भी जानता था। ये मुझे तब पता चला जब उसने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग उस लड़की पर करना शुरू किया। उसकी तंत्र विद्या के आगे वो लड़की बार बार बेबस हो जाती और चाहकर भी उस आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी, मगर वो हार मानने को भी तैयार नहीं थी। ये सब देखकर मुझे आश्चर्य हुआ और साथ ही साथ पछतावा भी महसूस होने लगा। मेरी अंतर आत्मा मुझे धिक्कारने लगी कि मैं कैसा मर्द हूँ जो एक औरत का इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए कर रहा है। इससे तो अच्छा होता कि आज ही मेरी मृत्यु हो जाती। वो आत्मा उस लड़की से बार बार कह रहा था, अरे पागल लड़की, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तेरी जैसी कितनी आत्मा मैं अपनी झोली में रखकर घूमता हूँ। मेरी सिद्धि पूर्ण होने में केवल 2 बलि बाकी है। इस 2 बलि के बाद मेरी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि कोई मनुष्य या दानव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो जाऊंगा। मेरे सामने मौत भी मजबूर हो जाएगी। मैं बन जाऊंगा सर्वशक्तिमान। उस आत्मा की बात सुनकर मेरा भ्रम दूर गया। दरअसल मैं अभी तक जिसे कोई बुरा आत्मा समझ रहा था, वो आत्मा नहीं बल्कि एक जीता जागता मनुष्य था। अब मेरे अंदर का डर भी जाता रहा। उसकी बात सुनकर एक बात साफ हो गई कि वो कोई तांत्रिक है जो अपनी सिद्धियों को पूरा करने के लिए मनुष्य लोगों की बलि चढ़ा रहा है। वो भी मेरे जैसा मनुष्य था। अंतर बस इतना था कि वो कुछ तंत्र विद्या जानता था और मैं नहीं। उस लड़की और तांत्रिक की लड़ाई जोरों पर थी। कभी वो तांत्रिक उस लड़की पर भारी पड़ रहा था, कभी वो लड़की उस तांत्रिक को पटकनी दे रही थी। लाख कोशिश के बावजूद वो दोनों एक दूसरे को नहीं मार पा रहे थे। वो लड़की तो पहले ही मर चुकी थी, तो फिर उसे मारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो लड़की भी उस तांत्रिक को नहीं मार पा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तो सुना था कि आत्मा किसी को भी मार सकती है। फिलहाल लड़की अपनी कोशिश में लगी थी। उन दोनों के बीच युद्ध भयंकर रूप में जारी था। तभी अचानक वो जोर से चिल्लाई और बोली, अरे पागल आत्मा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तेरी जैसी हजारों आ जाएं तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि तुम मुझे नहीं मार सकती। मेरी मौत केवल और केवल मनुष्य द्वारा ही हो सकती है, जिंदा आदमी द्वारा, समझी। मेरी सिद्धियां तुम जैसे को मेरे पास तक पहुंचने ही नहीं देंगी, और इस जमीन पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मेरा सामना कर सके। इतिहास इस बात का गवाह है कि अभिमानी मनुष्य का सबसे बड़ा त्रिशूल होता है। वो चाहे रावण हो, कंस हो, दुर्योधन या कोई और। जिसे भी खुद की शक्तियों का अभिमान हुआ, वो धूल दूषित हो गया। फिर तो ये एक साधारण तांत्रिक था। इसको निपटाने में कितना देर लगना था। तांत्रिक की बात सुनकर मैंने खुद ही उसके साथ युद्ध करने का निश्चय किया। उस समय न जाने कौन सी शक्ति थी जो मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रही थी। मैं अपनी जगह से उठा और तांत्रिक के पास पहुंचकर उसे ललकारने लगा। मुझे इस तरह तांत्रिक के सामने आया देखकर वो लड़की एकदम से चौंक गई। वो मुझे वहां से भागने के लिए कहने लगी। एक तरफ मुझे युद्ध में शामिल होता देख वो लड़की दुखी और चिंतित हो गई थी,
तो वहीं दूसरी ओर जब तांत्रिक की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसकी आंख खुशी से चमक उठी। वो खुशी से झूमने लगा। होता भी क्यों ना, आखिर जिस चीज के लिए वो इतनी देर से कष्ट कर रहा था, अब वो चीज उसके सामने पड़ी थी। एक तरफ उस लड़की को ये दुख सता रहा था कि बाकियों की तरह आज मैं भी मर जाऊंगा। उसे इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैं क्यों उस तांत्रिक के सामने आ गया। इधर मैं ये सोच रहा था कि जो होगा देखा जाएगा। आज अगर मौत होनी है तो वही ठीक, आज ये तो, नहीं तो मैं इस तांत्रिक को मार डालूंगा या खुद मर जाऊंगा। जिस आदमी को मौत का खौफ ना हो उससे कौन पार पा सकता है। इतिहास गवाह है कि मौत पर विजय उसी ने पाई जो खुद मौत से टकराए, भले ही वो कुछ पल के लिए क्यों ना रहा हो। जब मैं उस तांत्रिक के सामने पहुंचा तो देखा कि उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। चेहरे पर भस्म लगा रखा था उसने। उसके लंबे लंबे बाल और लाल लाल आंख और भी भयानक बन रही थी। कोई और दिन होता तो शायद उसे देखते ही मैं बेहोश हो जाता, लेकिन आज शायद मौत के बहने होने के कारण मैं उसके सामने खड़ा ही नहीं था, बल्कि उसे युद्ध के लिए ललकार भी रहा था। एक तरफ वो भयंकर और दूसरी तरफ मैं एक सामान्य कद काठी का। उसके एक ही वार ने मुझे दूर उठा फेंका। उसके एक ही वार ने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसे अपनी ओर आता देख मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उसके दूसरे वार से फुर्ती से बच निकला। उसने दूसरा वार पूरी ताकत से किया था, जिसके चूक जाने पर वो स्वयं ही अपना संतुलन खो बैठा और गिर पड़ा। इतना मौका मिलना था कि वहाँ पड़ी लठ जो तांत्रिक अपने साथ लिए था, उसे उठाकर मैंने उसके सिर पर दे मारा। मेरा वार एकदम ठिकाने पर पड़ा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो एकदम से बिलबिला उठा। उसके सिर से खून की धारा फूट पड़ी। मेरे वार से वो और भी गुस्सा हो चुका था। मैं भी तो यही चाहता था कि वो अधिक से अधिक गुस्से में रहे, ताकि वो अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग ना कर पाए। मैं उस पर दूसरा वार करता इससे पहले ही वो उछलकर दूर हट गया। उसकी फुर्ती इस हाल में भी कमाल की थी। मेरा वार चूकते ही उसने अपना वार कर दिया और एक जोरदार लात मुझ पर पड़ी, जिससे मैं 10 मीटर तक घसीटता ही रहा। वो तो मेरा काम उसी समय तमाम कर दिया होता अगर उस लड़की ने मुझे बचाया ना होता। वो अभी तक वहीं खड़ी हमारा युद्ध देख रही थी। इस बीच मौका मिलते ही मैंने 2-3 वार और तांत्रिक पर कर दिए। इस लड़ाई में अभी तक मेरे हित में एक बात जो जा रही थी वो थी तांत्रिक की तंत्र विद्या का मुझ पर प्रयोग न करना। शायद उसे इस बात का विश्वास था कि वो बिना किसी तंत्र मंत्र के ही मेरा काम तमाम कर देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे क्रोध के कारण उसे इस बात का ध्यान ही ना रहा हो। शायद यही वो गलती कर रहा था। अब हम दोनों ने मिलकर तांत्रिक से टकराने का निश्चय किया, क्योंकि अकेले ना तो मैं उसे हरा सकता था और ना ही वो लड़की। फिर क्या था, उसके वार से बचते बचते हम दोनों ने उस पर इतने हमले किए कि वो वहीं ढेर हो गया। वो अपनी तंत्र विद्या का उपयोग करता इससे पहले ही उसके परखच्चे उड़ गए। हमारी लड़ाई खत्म होते होते वहाँ पर कब इतने लोग इकट्ठे हो गए मुझे पता ही ना चला। भीड़ को बढ़ते देख वो लड़की वहीं अदृश्य हो गई। अब वहाँ हम 2 लोग बचे थे, मैं और उस तांत्रिक की लाश। जमा होती भीड़, जहाँ तक मेरा अंदाजा था, मुझे लगा ये लोग अपने घरों में छुपकर हम दोनों की लड़ाई देख रहे थे और हम दोनों में से किसी एक का मरने का इंतजार कर रहे थे। उनको शायद इसी बात का अंदाजा रहा होगा कि युद्ध में मैं मारा जाऊंगा और इसलिए वो लोग अपने अपने घर में छुपे हुए थे। मगर जैसे ही उनका अंदाजा गलत निकला, अर्थात मेरे हाथों तांत्रिक मारा गया, सबके सब अपने अपने घर से निकल आए। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। अपनी आदत अनुसार सब कुछ हो जाने के बाद शायद उस भीड़ में से किसी ने उन्हें सूचित कर दिया था। पुलिस ने रात में ही उस तांत्रिक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और मुझे पकड़कर थाने ले आए। सुबह होते ही मेरी कॉलोनी के कई लोग और मेरे ऑफिस के साथी थाने पहुंच गए। कॉलोनी वालों ने रात को घटी घटना विस्तार पूर्वक पुलिस वालों को सुनाई, लेकिन पुलिस फिर भी मुझे छोड़ने को तैयार ना हुई। मैं हफ्ते भर जेल में ही बंद रहा। मेरे दोस्त और कॉलोनी के कुछ ऊंचे ओहदे वालों ने मेरे केस को लड़ने के लिए शहर के जाने माने वकील को बुलाया। केस शुरू हुआ और महीने भर के अंदर ही मुझे जमानत मिल गई। मैं दोबारा अपने कमरे पर लौट आया। कॉलोनी वालों की नज़र में अब मैं हीरो बन चुका था
कुछ दिन पहले जहां मैं बिल्कुल अजनबी सा रहता था, वहीं आज मुझे जानने वालों की कमी नहीं थी। मैं जिस दिन कमरे पर लौटकर आया, पूरे दिन घर पर ही रहा। मुझसे मिलने आने वालों का सिलसिला थम ही नहीं रहा था। सभी लोग उस तांत्रिक के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन मुझे उस तांत्रिक के बारे में उस रात ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था। हाँ, लोगों से पता चला कि वो बहुत ही पापी था, जो ना जाने कितने घर बर्बाद कर चुका था। उसका भय पूरे मोहल्ले में कायम था। शायद यही वजह थी कि लोग उसकी मौत से इतने ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। रात को खाना खाने के बाद जब सोने को तैयार हुआ तो मैंने सोने की वजह उस लड़की के आने का इंतजार करने लगा, जो उस दिन अचानक ही गायब हो गई थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आई तो हार कर मैं सो गया। अगले कई दिनों तक मेरे साथ फिर उसी तरह की कोई घटना ना हुई। ना तो कभी फिर दरवाजे पर कोई आहट हुई और ना ही कोई आया। मैं ऑफिस के काम में पहले से तालीन हो गया। जिंदगी अपनी पुरानी रोड पर लौट आई थी। एक रात मैं बेफिक्र सोया हुआ था कि अचानक ही किसी ने मेरे दरवाजा खटखटाया। मुझे समझते देर ना लगी कि हो न हो वही लड़की फिर मुझसे मिलने आई होगी। मैं झट से बिस्तर से उठा और दरवाजा खोल के देखा तो वहाँ दीपक खड़ा था। अचानक इतनी रात को दीपक को आया देख मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैंने उसे अंदर आने को कहा और खुद बाहर निकलकर इधर उधर इस उम्मीद में देखने लगा कि शायद उस लड़की के दीदार हो जाएं, मगर वो मुझे कहीं ना दिखाई दी। मैं जैसे ही वापस कमरे में आया तो देखा वहाँ कोई नहीं था, जबकि अभी अभी दीपक मेरे सामने ही अंदर कमरे में आया था, मगर अब वो कमरे में नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा था। मैं बेचैनी से कमरे में इधर उधर देख ही रहा था कि मुझे बैठ के एक कोने पर एक कागज का टुकड़ा दिखाई पड़ा। मैंने वो कागज उठा लिया जिस पर लिखा था, आप जैसे अच्छे इंसान बहुत कम होते हैं और शायद उस पापी तांत्रिक का खात्मा आपके हाथों ही लिखा था, इसलिए आप यहाँ आए थे। मैं और मेरे साथ साथ ये मकान सदा ही आपका आभारी रहेगा। अब इस घर में कोई और दुर्घटना नहीं होगी। अब मैं भी यहाँ से सदा के लिए जा रही हूँ। अब रात में आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मेरी वजह से आपको जो कष्ट उठाना पड़ा उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आपकी शुभ चिंतक। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।